सभी साथियों को नमस्कार। आज हम सृजन साहित्य संवाद के मंच पर उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है कास्ट एंड ट्रॉमा। और जिसके लिए मुझे लग रहा है कि आज जो सृजन साहित्य संवाद लगातार इस तरह के आयोजन करता है जिसमें वो सामाजिक मुद्दे, साहित्यिक मुद्दे और जो लोगों की चिंताओं से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर हम बात करते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही प्रख्यात हमारे साथी जुड़े हैं जिनका मैं धीरे धीरे परिचय देती रहूंगी। और साथियों, आज हम बात करेंगे जाति और ट्रॉमा पे। जैसे कि हमने इसको दलित संदर्भ से जोड़ करके बात हम कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि जो एक दलित समाज है पिछले 2500 सालों से लगातार एक ट्रॉमा से गुजर रहा है। और ये ट्रॉमा कोई एक घटना नहीं है, लगातार घटने वाली एक चीज है कि वो लगातार होती है और उसके बहुत सारे रूप हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ किस तरीके से होती है, स्कूल जाने पर कैसे होती है, दलित महिलाओं के साथ कैसे होती है, या फिर हम उसके बहुत सारे रूप देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रॉमा इतने सालों से हो रहा है, उत्पीड़न, हिंसा और ये सब हो रहा है, लेकिन उसका जो है वो कोई हमें हल नजर नहीं आता। जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं कि घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो दलित स्टूडेंट थे, रोहित वेमुला और पायल तड़वी और भी बहुत सारे लोग, या कैरलांजी कांड का भी बात करें तो बहुत सारे, मतलब इस तरीके से हिंसा की घटनाएं और पूरे एक समाज को दबाने के लिए लगातार जो हिंसा है वो उनपे होती रहती है। और ये एक तरह से एक ट्रॉमा है। और ये एक ट्रॉमा इतना हल्का शब्द नहीं है जैसे कि हम बोलने में बोलते हैं। आज इसी शब्द को डिकोड करेंगे हमारे साथी। और हमारे साथ जो है बहुत अलग अलग तरह के हमारे साथी आए हैं, जिसमें हमारे साथ हैं सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ उर्मिला पवार जी हैं। और उर्मिला पवार जी को सभी जानते हैं, वो प्रख्यात लेखिका हैं और उनकी जो वो फेमिनिस्ट राइटर हैं, दलित फेमिनिस्ट राइटर हैं। उनकी आयदान जो हम सब ने पढ़ी होगी और भी उनकी कहानियां बड़ी प्रखर है। हमारे साथ जो है वो प्रीति 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 जुड़ी हुई है। और जो प्रीति जो है वो मैं बता दूं आपको कि प्रीति यंग है, लेकिन मुझे एक बात जो अच्छी लग रही है कि अभी ट्रॉमा पे थोड़ा काम होना शुरू हुआ है। और वो भी साउथ में कुछ हम यंग लोगों को देख रहे हैं, वो उस तरीके से प्रॉपर काउंसलिंग में जा रहे हैं। थेरेपिस्ट है वो, मतलब उसकी थेरेपी, कास्ट ट्रॉमा और उसको थेरेपी को जोड़ करके वो कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है वो कल्पना जी जुड़ी है, जो कि मैं सोचती हूँ वो बहुत सालों से बहुत ही इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। और आज उनका जो आज जिस पर वो लेंगे, जिस विषय पे बात करेंगे वो भी बहुत अलग ही विषय है। जैसे उन्होंने जो है वो होस्टाइल उस पर एनवायरनमेंट पे बात करेंगी वो। और हमारे साथ जो है वो दीपा श्रावस्ती है, वो उनकी अभी एक बुद्धिज्म पे किताब आई है। वो दोनों तरह की डॉक्टर है, वो पीएचडी वाली डॉक्टर और डॉक्टर भी है, वो चिकित्सक भी है। तो वो उनका जो है वो अलग अलग डाइटिशियन भी है वो, और उस पर काम करती है। हमारे साथ जो है तौकीर अली साबरी जुड़े, जो ऐसी पर्सनैलिटी है जो यूथ में, महिलाओं में, पूरे भारत में या पूरे विदेशों में घूमते हैं और उन पे काम करते हैं और उनके जो चीज़ों को देखते हैं। तो वो सामाजिक, ये आज जो हम जिस संदर्भ में बात करेंगे उसमें सामाजिक न्याय, उसमें बराबरी, उसमें समानता, इन सब मूल्यों के अंदर रह कर के या इन सब मूल्यों को पहुंचने के लिए जो ट्रॉमा किस तरीके से बाधा करता है, किस तरह से व्यक्ति को, समाज को और एक पूरी सोसाइटी को प्रभावित करता है, उसके क्या इम्प्लीकेशन है, उसकी क्या चुनौतियां, उसके कारण क्या सोसाइटी में जो है वो क्या चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और बीच बीच में मैं और बात करती रहूंगी। तो मैं सबसे पहले जो है अपनी वरिष्ठ साथी उर्मिला पवार जी को बुलाना चाहूंगी। और उर्मिला पवार जी के बारे में तो मैंने बताया कि उर्मिला पवार जी हमेशा हर काम में आगे रहती हैं, चाहे वो एक्टिविज्म हो, चाहे राइटिंग हो। वो अम्बेडकरवादी जो आंदोलन है उसकी अगुआ है। और हम उनको जो दलित स्त्रीवादी लिटरेचर है या जो है उसकी मील की पत्थर मानते हैं उनको बहुत। हम उनको मानते हैं कि उनके कारण जो है दलित स्त्रीवाद की बातें आगे बढ़ी हैं। तो मैं ससम्मान उर्मिला पवार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें कि साहित्य में किस तरीके से जो चीजें दिखती हैं हमें, जो हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो वरिष्ठ साहित्यकार है, तो इस दृष्टि से वो अपनी बात रखेंगे। उर्मिला जी।
उर्मिला जी स्पीकर ऑन कर लीजिए, स्पीकर ऑन कर लीजिए उर्मिला जी। फिर अनम्यूट हो, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही, अभी आती है, अभी आ रही आवाज, मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है, आपकी आ रही है, अब आ रही है। हाँ आ रही है ना? ओके, आ रही है। हाँ। अब बोलूं? हाँ, सर्वप्रथम यह कार्यक्रम आयोजित करने वाली अनीता भारती, जो हाई स्कूल प्रिंसिपल पद से रिटायर हो गई है और कवियत्री है, लेखिका है, संशोधक है, समीक्षक है, उत्तम प्रोग्राम आयोजक है और उत्तम वक्ता है। अब इस परिसंवाद में शामिल कल्पना बनवीरन, प्रीति, डॉक्टर दीपा श्रावस्ती, तौकीर अली साबरी जी और सब विद्वान जानने वाले यहाँ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। वो सभी भाई बहनों को पहले मैं सप्रेम जय भीम करती हूँ। मेरा हिंदी है वो बम्बईया हिंदी है और हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को ये हिंदी परिचित है, लेकिन जो हिंदी बेल्ट में है उनको जैसे चने खाते खाते बीच में कंकर आ जाए ऐसा लगेगा, तो मुझे मेरे हिंदी के लिए पहले माफ करिए। कास्ट एंड ट्रॉमा, ये जो ट्रॉमा यानी जो आघात, जो सदमा, जो जख्म, जो कास्ट के जरिए, कास्ट के कारण हमें मिलती है, उसके ऊपर हम आज बोल रहे हैं। कास्ट ट्रॉमा के बहुत सारे शेड्स हैं, जैसे काला गोरा, काला होगा उसको बहुत दुख होता है, नाटा लंबा, मोटा बारीक, टक्कल वाला, और बहुत सारी इसमें कारण है। तो वो छोड़ के जो कास्ट है उसके ऊपर हमें बोलना है, क्योंकि कास्ट में जो खुद को उच्च शिक्षित, उच्च जातीय समझते हैं वो लोग निचली जात समझने वाले लोगों को, मानने वाले लोग मानते हैं जिनको, उनको द्वेष भरे व्यवहार करते हैं उनके साथ। उनको सामाजिकता बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो अभ्यास नहीं करते हैं। क्यों ये जाती है, इसका परिणाम किसके ऊपर होता है, इसके फायदे कौन उठा रहा है, इसके बारे में जानने की वो जरूरत भी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें उनके फायदे मिलते हैं और उनके सम्मान भी मिलते हैं। और ये सब उनके ऊपर बचपन से ही संस्कार किए जाते हैं जाति के, ये निचली जात है, इनसे अच्छा व्यवहार मत करना। पूर्वग्रह दूषित भी ये लोग होते हैं, उनको पहले हमारे माता पिता ने ऐसा बताया था तो हम भी उसका वही व्यवहार करेंगे, ऐसा सोचते हैं। उसके मन में असुरक्षितता की भावना होती है। ये लोग अभी पढ़े लिखे बड़े ऑफिसर हो गए, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, अभी हमारी जगह पर ये रहेंगे और हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा जो कुछ संपत्ति है वो और नहीं बढ़ेगी, वगैरह वगैरह, इनके मन में बुरे ख्याल आते हैं। उनका मन भी बहुत संकुचित रहता है, उन्हें ऐसा लगता नहीं कि हम सब मनुष्य है और मनुष्य को ने मनुष्य के बारे में ही सोचना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसके साथ अच्छा रहना चाहिए, ये सोचते नहीं है। तो ये सब वो जानबूझ के दलित समाज के ऊपर अत्याचार करने पर तुले हुए रहते हैं। और ये सब हमें, मेरा विषय साहित्य का दिया है हमारी अनीता ने, तो साहित्य में ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं। आप सबको पता है कि तुलसीदास का एक श्लोक है कि ढोर गवार पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो ढोर गवार सब ताड़न के अधिकारी, तो उसने ही ये जो पढ़ाई दी है उनको, वो ध्यान में रख के ये लोग इनका मन बनाते हैं, इनका बचपन से ही बना हुआ रहता है। साहित्य में हमारे तेंदुलकर नाटककार, आपको मालूम होगा, विजय तेंदुलकर, उन्होंने वो ड्रामा लिखने में बहुत माहिर थे। और वो जो आदमी
हिंसा करता है। हिंसा क्यों करता है, उसके कारण के लिए वो ड्रामा करते हैं। मीन्स उनके विषय, ड्रामा के विषय हिंसा है। उनके सभी आप ड्रामा देखिए, लेकिन वो विषय चुनते हैं, उसमें वो दलितों के बारे में उनके मन में खटास है। उनका कन्यादान जो नाटक है वो उन्होंने नामदेव ढसाल और मल्लिका अमरशेख, इनका जो जीवन था, जीवनी थी, उसको सामने रख के किया। लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि नामदेव ढसाल एक कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता अपने जो गांव खेड़ा से कार्यकर्ता आते हैं, उनको अपने घर में जगह देना चाहता है, उनको खाना देना चाहता है, और समाज बदलने के लिए वो आगे आना चाहता है, लोगों को साथ में ले जाता है। तो ये लड़की जो मल्लिका थी, उसको ये सब बुरा लगता था, उसको पसंद नहीं आता था। तो कभी कभी चाटा भी मारता था ये नामदेव ढसाल। नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मारता था, गाली गलौज करता था। तो ये सब, ये लड़की, इसने अपने आत्मकथा में ये लिखा है सब। और ये उसका पढ़ के ये कन्यादान लिखा। तो कन्यादान नाटक में वो लड़की को बहुत मार धाड़ करता है, और वो मायके आके फिर वो ससुराल जाना नहीं चाहती, वो लड़के के साथ रहना नहीं चाहती, तो घर में रहती है माता पिता के। तो वो ड्रामा देख के जो जो लोग बाहर आते थे, वो लोग बोलते थे, देखो दलितों के, दलित तरुणों को के साथ अपने लड़कियों की शादी मत करना, ये ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा उसका परिणाम होता है, ऐसा बोलते थे। मीन्स ये देख के हमारे मन में बहुत खटास आती थी, ये क्या सोचता है आदमी। दूसरा, उसने सखाराम बाइंडर ये नाटक लिखा। जो सखाराम बाइंडर है वो प्रिंटिंग प्रेस में बाइंडर है, वो बाइंडिंग करता है, बुक बाइंडर। और वो ऐसा दिखाया है कि वो कोई भी औरत को लाटता है घर में, उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करता है, मारता है, उसके जैसा ही वो बोलेगा, उसका ही वैसा रवैया उसने करना चाहिए, ऐसा उसका होता है। और बार बार ये क्या बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें गाली गलौज भी दे दूंगा, क्योंकि मैं महार का यानी ढेड़ का बच्चा हूं। तो ढेड़ का बच्चा इस तरह व्यवहार करता है क्या? मार धाड़ करना, गाली गलौज करना, उसको बाकी भावनाएं नहीं है क्या? वो किसी के साथ प्यार नहीं करता क्या? वो किसी के साथ अच्छी तरह से नहीं बर्ताव करता क्या? ये नहीं सोचता वो। तो इस तरह से ये बड़े बड़े लेखक, जिनका नाम लेके लोग अपना कान पकड़ते, अरे वाह वो तो हमारे गुरु है, ऐसा सोचते हैं। अभी मराठी हिंदी पिक्चर में भी मैं देखती हूँ, तो वहां के सीन भी ऐसे दिखाते हैं। अगर कोर्ट में कोई साक्ष्य देना हो, तो चोर चकेर को झूठा बोलने वाला आदमी हो, और वो अगर कोर्ट के दायरे में उधर कटहरे में खड़ा हो, तो उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा टांगते हैं। अभी बाबा साहेब की प्रतिमा टांगने का और वो चोर का क्या मतलब है? तो उन्हें ये दिखाना है कि ये डॉक्टर अंबेडकर का जो ज्ञान है वो इसके चोर के बराबर ही है वगैरह, ऐसा उनका रवैया होता है। दूसरी पिक्चर हिंदी की मैं तुम्हें बताती हूँ, दामिनी। दामिनी पिक्चर में जो दामिनी होती है, उसके देवर उसके घर में काम वाली होते हैं, उसके ऊपर रेप करते हैं, और ये दामिनी लड़की वो काम वाली की बाजू लेके उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करती है। तब उसका ससुर अपने बेटे को बोलता है, दामिनी को, पति को बोलता है कि बेटा इसको, ये लड़की को अपने मायके भगा दो, इसको मत इधर रखो, और हम केस से हम बरी हो जाएंगे, लेकिन इसको यहाँ मत रखो, ऐसा बोलता है। और वो जो बोलता है तो उसके पीछे भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी है। अभी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति और वो आदमी का क्या संबंध है? क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये दिखाना चाहते हैं कि ये सब इनका तत्वज्ञान है, ये सब झूठा है वगैरह वगैरह। मैं अंबेडकर फिल्म बनती थी, जब्बार पटेल दिग्दर्शक,
तब मैं भानु अथैया उनको दलितों को कपड़े कैसे थे वो बताने के लिए, उसको गाइड करने के लिए मुझे बताया गया था। तब मैं थी, तब मैं हर सीन जब होता था तो वहां हाजिर रहती थी। तो एक सीन ऐसा था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाड़ के 14 तले पर टच करने, पानी पीने के लिए बम्बई से आते हैं, दासगांव से बोट से नाव से उतरते हैं और उनका स्वागत करने के लिए वहां 7-8 ब्राह्मण लड़कियां खड़ी की थी, नौवारी साड़ी पहन के, अपना गले में मोतियों की माला, नथ वगैरह पहन के, ऐसा मोती वगैरह औरत लड़कियां खड़ी की थी। मैंने बोला ये लड़कियां इधर क्यों खड़ी है? तो बाबा साहेब आएंगे तभी उनकी आरती उतारेंगे। मैंने बोला ऐसा क्या? अरे बाबा साहेब अम्बेडकर 14 तले पे टच करेंगे तो उनको टच करने को देना ही नहीं है, देते ही नहीं है, ऐसा समाज का दायरा है, तो ये आरती कैसे उतारेंगी ब्राह्मण लड़कियां? ये सोचो तो फिर बाद में मैंने उधर ही बोला, तब उनको जो आदमी उनको उधर लाया था तो उसको हटा दिया। लेकिन ये लाने वाले की सोच देखिए। वैसा भी एक प्रसंग है भजन करने का। बाबा साहेब अम्बेडकर जिस चाल में रहते थे उस चाल में वो गांव वालों के साथ भजन में हिस्सा लेते थे। भजन में वो तबला बजाते थे या पेटी बजाते थे। तो वो सीन के लिए इन लोगों ने गुलाबी फेटे वाले और अच्छे डट्टे कट्टे एकदम भजन वाले, ढोलकी वगैरह साथ में गले में, और ऐसे तैयार 7-8 लोग लाए और जैकेट वगैरह पहने हुए, शर्ट वगैरह पहने हुए। मैंने बोला ये क्या, ये दलितों के बस्ती में ये लोग कैसे आ सकते हैं भजन के लिए? ये यहाँ इनकी छांव भी पड़े तो भी ये दूर रहते हैं, तो ये क्या है? फिर मेरे कहने पर फिर ऐसा दिखाया कि वो गांव वाले ही भजन करते हैं, बाबा साहब उनके साथ में बैठते हैं, ढोलक बजाते हैं वगैरह। तो वो सीन बहुत अच्छा हो गया। पहले सीन में भी बाबा साहब आए तो उनके सामने जाकर कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया, ऐसा दिखाया। तो ये सब अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ कि ये समाज से बेखबर है। समाज कहाँ है, कैसा जीता है, क्या करता है, इनको पता नहीं। अभी बाबा साहब ने जो बड़ी क्रांति की, धर्मांतर, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में प्रवेश किया। तो ये बुद्ध धर्म के को किस तरह से लोग देखते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये क्या धर्मांतर, यानी जैसे पोशाक बदलना है क्या? एक पोशाक निकाल के दूसरा पहनना, ऐसा है क्या? ऐसा महात्मा गांधी की ये सोच थी। दूसरी सोच थी हमारे मधु मंगेश कर्णिक करके हमारे बड़े राइटर है, उन्होंने भाकरी और फूल ऐसा कादम्बरी लिखा, तो उपन्यास लिखा। तो उन्होंने बोला कि ये जो धर्मांतर आया है ना, ये जैसे समुद्र की जो लहरें आती है उस तरह है, आएगी मिटेगी, आएगी मिटेगी। अरे इतनी बड़ी क्रांति की, ये हिंदू धर्म को इतना खड़ा होके किसमें हिम्मत नहीं थी इतना बदलाव लाने की? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति की, और ये क्रांति को ये लोग बोलते हैं कि जैसे समुद्र की लहरें आते हैं उस तरह। समाज किस तरह देखता है? नलिनी पंडित करके हमारी बड़ी उसको विचारवंत बोलते थे, और वो गांधी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने लिखा है अपने एक लेख में कि डॉक्टर अम्बेडकर का धर्मांतर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में लिया। उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया और फ्रस्ट्रेशन में लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का जो अभ्यास किया, जो जिस हर जगह जाके उन्होंने देखा क्या है बौद्ध धर्म, और उसका स्टडी करके उन्होंने ये नतीजे पे पहुंचे। और वो 35 से उन्होंने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। और उनके गुरु ने
केलुस्कर ने उन्हें बुद्ध का किताब भी दिया था, और जब उन्होंने पढ़ा था तभी से उनको उनके मन में, अंतर मन में यही था विचार कि मैं चेंज करूं, ऐसा बदलाव लाऊं। तो इस तरह से ये लोग देखते हैं, और इसी कारण ये बोलते हैं, स्टेज पे बोलते हैं, भाषण देते हैं, तब हमारे मन में न्यूनगंड आता है कि ये हमें कैसा देखते हैं, हमारे जो मूवमेंट हो गई बड़ी बड़ी, उस तरह से कैसे देखते हैं। तो ये सब हमारा फ्रस्ट्रेशन आने का, हमें ट्रॉमा आने की, ये बुद्धिजीवी लोग भी कारण है, लेखक भी कारण है। और ये ट्रॉमा से हमारा रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी बम्बई में, आईआईटी पवई में लड़का अनिकेत अंबोरे, वो भी आईआईटी पवई में, आईआईटी पवई में 4-4, 5-5 लड़कों ने आत्महत्या की है। मैं आपको बताने में भी मुझे दुख होता है कि ये सभी बच्चों के बारे में भी, और मेरा भी लड़का जो सेकंड ईयर में मेडिकल में पढ़ता था, तो वो भी ऐसा ही ट्रॉमा में था। वो मेरा कॉलेज बदलो, मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, ये दूसरा कॉलेज में जाता हूँ, ऐसा बोलता था। और मेरे पति बोलते थे कि नहीं, तुम्हें अच्छी तरह से स्टडी करना है बेटा, तुम्हें कुछ बोला तो उसके ध्यान मत देना। कि लेकिन ये बोलना और समझाना, स्टेज पे बोलना और लोगों को बताना, ये बताने से समाज में या उन लोगों, उन बच्चों को, जो यंग लोग होते हैं, उनके हमारा भविष्य हम कैसे बदलेंगे, उनके स्वप्न होते हैं कि मैं इस तरह से जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो सब उनके भविष्य पे पानी फेरने के लिए जो ये बैठे हैं, उनका ट्रॉमा उनके मन में खड़ा करने के लिए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें एक ऐसी कोई संस्था का निर्माण करें, और वो संस्था के जरिए हम ये उच्च शिक्षण लेने के लिए जो बच्चे जाने के लिए रेडी होते हैं, तो जाने के पहले ही उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देके उनके मन में क्या है, उनका मन ढाढ़स बनाएंगे उनके मन में, और वो अच्छी तरह से उन्हें इंग्लिश बोलना आए, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो, और वो अपने जीवन अच्छा है, और जीवन जीने के बहुत कौशल्य से हम जी सकते हैं। हमारे मेंदू पे, हमारे जहन पे हम कोई भी हमें कितना भी ये करे, हम उसका परिणाम होने नहीं देंगे ऐसा। और हम उसको अश्योरेंस भी करेंगे कि बेटा तुम स्ट्रांग हो, तुम अच्छा हो, तुम ये लड़ाई में जरूर जीतेगा। तो इस तरह से हमें एक संस्था जारी करना है, और मेरी प्रार्थना है जो सुनने वाले मेरी भाई बहनों हैं, और आप भी सभी, कि इस तरह से कोई हम एक संगठन बनाएंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया अनीता का और आप सभी का मैं धन्यवाद जाहिर करती हूँ और ठहरती हूँ। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला दी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो कि एक तो जो आपका जो आपने कहा कि जिस तरीके से पूरा जो साहित्य है, जो सवर्ण साहित्य है, वो किस तरीके से दलित जो महानायक हैं या दलित लोग हैं उनको कैसे पोर्ट्रे करता है, कैसे उनको दिखाता है, तो और किस तरीके से वो एक ऐसा वातावरण रचता है जिसमें जो ऑलरेडी जो विक्टिम है, जिनको इतना शोषण हुआ, वो और अपने आप को विक्टिम महसूस करते हैं। और जो आपका जो बेटा जो यंग बेटा जो गया, उसके प्रति सच में बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, और ये बहुत ही दुखद प्रसंग भी है आपकी लाइफ का। तो और ये सही है आपने जो कहा कि काउंसलिंग सेंटर इस तरह के होने चाहिए, और काउंसलिंग सेंटर नहीं, मतलब एक इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं होनी चाहिए, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और आपकी बात को ही जो आपने कहा कि पूरा एनवायरनमेंट में एक टॉक्सिक वातावरण, एक जहरीला वातावरण है, कैसे वो दलितों को आगे नहीं बढ़ने देता, कैसे उनकी इमेज वो जो इमेज बना देते उसको और उसको पक्का करता है,
जो एक बनाई जाती है, तो उस पर मैं करना कल्पना जी को बुलाना चाहूंगी। कल्पना जी इलाहाबाद हैदराबाद में रहती हैं, समाजशास्त्री हैं और जो है वो लॉ के उसमें बहुत ज्यादा उनका नाम है। उनका कार्य जो है वो जाति विरोधी है, इतिहास, सामाजिक आंदोलन और संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर जो वायलेंस होती है उन पर उनका जो है वो काम है। और वो बहुत समय से सामाजिक न्याय पर इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो ये यूजीसी का जो आया था, ये जो एक्ट आया था जिसपे लोगों ने बहुत विरोध किया, उन पे भी उन्होंने जो है उसको थॉरली, उसको बड़ी गंभीरता से उसको सोचा समझा है। तो मैं कल्पना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। थैंक यू अनीता जी, और सभी को इस साल के दलित हिस्ट्री मंथ में जय भीम। I'm very happy to be part of this meeting and this gathering. और सृजन साहित्य समाज को I'm very thankful for कि मुझे बुलाया है इस मीटिंग में। मैं थोड़ा सा इंग्लिश मिला के बात करूँगी, कुछ बुरा मत मानिएगा। अनीता जी ने कहा, मैं ज़्यादातर हायर एजुकेशन में मेरा काम ज़्यादातर हायर एजुकेशन में है और लॉयर्स के साथ मैंने बहुत साल आदिवासी लॉयर्स को ट्रेन करके आदिवासी लॉयर्स के साथ जुड़ के मैंने काम किया है। तो मैं ट्रॉमा के बारे में और जो ऐतिहासिक अन्याय है इसके बारे में एक 2-3 मुद्दों पर मैं बात करूंगी। पहले तो क्योंकि अनीता जी ने ये यूजीसी के वो गाइडलाइंस के बारे में बात रखा है, मैं उसी के साथ शुरू करती हूँ। रोहित वेमुला का अनुभव और रोहित वेमुला जिस तरह की क्रांति को जाते जाते किस तरह की क्रांति को खड़ा किए, उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। मैं तो उससे पीछे उसके पीछे 2-3 कदम पीछे चल के मैं बात करूंगी। बट पहले जो मैं बात करना चाहती हूँ वो एक प्रोफेसर के बारे में है जो 2006 में उनका निधन हुआ था, प्रोफेसर सी पार्वतम्मा। ये पहली दलित वुमेन सोशियोलॉजिस्ट थी इस देश में। जाने माने सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेतेल उनके कंटेम्पररी थी। और प्रोफेसर पार्वतम्मा के बारे में तो इस देश में कहीं भी यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि वो बहुत बहुत लिख चुके हैं कास्ट समाज पर और कास्ट किस तरह से काम करती है, इसके बारे में उन्होंने फील्ड वर्क किया और बहुत सारा लिखा। थोड़ा सा मैं उनकी बैकग्राउंड देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत कम लोग, कर्नाटका में जो लोग हैं उनके सिवा बहुत कम लोग को कोई बेसिक जानकारी भी होगी प्रोफेसर पार्वतम्मा के बारे में। तो ये फर्स्ट जनरेशन स्कॉलर थी। इनकी माँ सिंगल मदर थी। इनकी पिताजी का निधन इनके छोटेपन में ही हुआ था। एंड द मदर वाज नॉन लिटरेट, उन्होंने कभी स्कूल नहीं गई थी। तो माँ और नानी ने इनको बड़ा किया, पर्टिकुलरली माँ ने। और शी इंसिस्टेड कि बेटी स्कूल में पढ़ना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, उसके बाद जॉब में काम करना चाहिए। तो पार्वतम्मा was raised by a single mother who was a daily wage laborer without an education. और कर्नाटका मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ के पार्वतम्मा ने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हासिल की और यूएस से इंग्लैंड जाके इंग्लैंड में पीएचडी करके वापस आई सन 1960 में। तो हम अभी 65 साल पहले की बात कर रहे हैं।
तो 65 साल पहले ये वापस आई थी मैसूर में। आसान नहीं था, उनके खिलाफ पोजीशन, वो लेक्चररशिप मिला, मगर लेक्चररशिप के लिए भी किसी ने केस लगाया और वो केस भी बहुत लंबी चली और ये पार्वतम्मा भी कोर्ट में बहुत संघर्ष किया। वो प्रोफेसरशिप और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित किया था मैसूर यूनिवर्सिटी में। और एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर सन प्रोबेबली 1963 में एक किताब पब्लिश किए थे जहां उन्होंने फर्स्ट जनरेशन दलित इंटेलेक्चुअल्स को इंटरव्यू किया सिविल सर्विसेज में, यूनिवर्सिटीज में, टीचिंग में। और प्रोफेसर हैरिस पार्वतम्मा जी को भी इंटरव्यू किया था और उनके इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि जब पार्वतम्मा वापस मैसूर आई, as a person with a PhD and a permanent university job, PhD from UK with a permanent university job, उनको रेंट पर घर नहीं मिला। जब मिला तो लास्ट मिनट में वो डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन से जाति के हैं, और जब पार्वतम्मा ने बताया तो उन्होंने बोला कि मैं तो दे सकता हूं, मगर मेरे बिरादरी के लोग चुप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको रेंट पे घर नहीं दे सकता। और पार्वतम्मा ने कोर्ट तक गई कि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मगर वो इवेंचुअली यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स में रहना शुरू किया। दूसरी कहानी जो पार्वतम्मा ने वो अमेरिकन प्रोफेसर से कहा, और ये दोनों भी ट्रॉमा से जुड़ी हुई हैं, कि आप जितने भी आगे बढ़ो, जितना भी आप परवरिश करो, वो जाति का जो आइडेंटिटी है, वो जो जाति का आइडेंटिटी और उससे जुड़ी हुई ट्रॉमा जो है, आपका पीछा छोड़ता नहीं है। तो आपको बहुत बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पार्वतम्मा के साथ दूसरा जो इंसिडेंट उन्होंने बात किया था, वो था बहुत साल बाद जब वो डीन ऑफ सोशल साइंसेस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी मैसूर यूनिवर्सिटी में बन चुकी थी। बॉम्बे से एक प्रोफेसर जो उनकी पुरानी मित्र थी, जाके मैसूर में उनको काम था तो वो उनके पास रह रही थी 2-4 दिन के लिए, और पार्वतम्मा का घर बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही नीट रहता था। तो हम में से कोई भी, मुझे घर संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेरा घर एकदम केओटिक रह सकता है। आपको घर संभालने में दिलचस्पी हो सकती है तो आपका घर साफ सुथरा रह सकता है। मगर ये भी प्रोफेसर थी, इसने क्या किया कि नहीं, इनके घर तो बहुत ही साफ सुथरा है। और पार्वतम्मा को क्या बोला उन्होंने, ये नहीं कि आपका घर साफ सुथरा है, ये बोला कि आपके बाथरूम इतने क्लीन हैं। तो ये सोचिए कि हम किसी के घर जाएं और उनका घर अच्छा लगे हमें, तो हम किसी से भी ये कहते हैं क्या कि आपके घर में बाथरूम साफ है। तो जैसे ही ये प्रोफेसर ने पार्वतम्मा से कहा कि आपके घर में बाथरूम बहुत साफ है, तो पार्वतम्मा ने फट से जवाब दिया, ये तो मेरी जाति की ऑक्यूपेशन है, और हंस के बात को टाल दिया। मगर ये पार्वतम्मा को मतलब एकदम स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स पार्वतम्मा ने दे दिया। मगर 40 साल बाद जब कोई और वो प्रोफेसर को इंटरव्यू करने गए कि आपको पार्वतम्मा से परिचय था, उनके बारे में बात करो, तो वो प्रोफेसर ये बात छेड़ा कि मैंने जस्ट पूछा और उन्होंने ये कहा तो मुझे बहुत मतलब शर्म आ गई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप सवर्ण हो और आपके सामने एक एकदम आपके बराबरी की पढ़ी लिखी महिला आपके सामने हो और आपकी कोलीग है, आपके मित्र हैं, तो आप कैसे आप अपनी जातिवाद या सवर्णता को भूल नहीं सकते हैं। वो
वो डिसरिगार्ड करके एक बराबरी के तौर पे आप क्यों नहीं बात कर सकते? ये मेरा सवाल है। तो जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं और दलित, खास करके दलितों के ट्रॉमा के बारे में हम बात करते हैं, तो हमें ये गहराई से समझना है कि सवर्ण लोग का डोमिनेंस कितना डीप रूटेड है, कि जितना भी आप एजुकेशन पालो, जितना भी आप पोजीशन पालो, आप ये तो कभी नहीं भूल पाते हैं कि मैं सवर्ण हूं और तुम दलित हो। तो जितना भी हमारा बराबरी का स्टेटस है, उसमें भी हम सवर्ण वाली बात ही कहेंगे, तो ये तो ट्रॉमा इंड्यूस करेगा ही। तो हमें करना क्या है? एक तो है कि ट्रॉमा इंड्यूस्ड बाय कास्ट इज अ रियलिटी। हम अक्सर हाथरस के बारे में हम सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, खैरलान जी के बारे में गहराई से सोचते हैं, भावरी देवी के बारे में गहराई से सोचते हैं, कीलवेणमणि तमिलनाडु में वो। तो एक एक इंसिडेंट जो कास्ट वायलेंस, कास्ट अट्रॉसिटी, चॉइस मैरिजेस पर हमला, इन सब चीजों के बारे में हम सोचते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमें दलित ट्रॉमा समझना चाहिए और दलित ट्रॉमा का को कैसे हम दूर करें, इसके बारे में हमें सोचना है। और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक लॉ के एंगल से, संविधान के एंगल से हमें सोचे तो भी हमें बहुत ही आवश्यक है कि हम ट्रॉमा को समझें और लॉस ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम जो है, फ्रीडम का जो लॉस ऑफ लिबर्टी होता है, उसके बारे में हमें सोचना है। मगर हमें ये भी सोचना है कि क्रांति के जरिए दलित संघर्षों ने इतने शताब्दियों से सवर्ण कल्चर को पीछे ढकेलते गया है एट इनॉर्मस पर्सनल कॉस्ट। और फिर भी रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी में वेलीवाड़ा में अपना जान ले लिया। पार्वतम्मा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित करते हुए भी, अपने घर में सवर्ण को आश्रय देते हुए भी ये सवाल का सामना करना पड़ा कि आपके घर में टॉयलेट क्यों क्लीन है। तो ट्रॉमा का मतलब ये है, the biggest challenge before all of us, before all anti-caste activists, before all Dalit activists, the challenge before anti-caste solidarity is how do we develop an effective pushback against the inducement of trauma? How do we challenge Savarna privilege? How do we challenge Savarna hegemony over public spaces, over public discourse, over Dalit lives, and over the way we think about entitlement? ये किसका हक बनता है पब्लिक डोमेन में बराबरी से रहने का? किसका हक बनता है? क्यों बनता है? हम ये कैसे स्थापित करें? You know, these are really questions that we need to ask. And somewhere I think that is a victory of the Dalit struggle. But it is also a tragic victory, because despite so much of loss of life, despite so many generations of psychological trauma, क्योंकि ये प्रश्न पूछना, या तो रोहित वेमुला वेलीवाड़ा में रहना या पार्वतम्मा ये प्रश्न पूछना
कि ये प्रश्न का जवाब देना कि मेरा जाति का ही ये धर्म है, वो आप समझ नहीं सकते क्या? ये प्रश्न पूछना, इट इज ट्रॉमा. Why should they have to ask that? These are two people who are in higher education. तो अपने सवर्ण हिसाब से तो ये क्रीमी लेयर के होते हैं. सवर्ण लोग ने क्रीमी लेयर को भी इन्वेंट किया ना, ये टर्म. ये मलाई खाने वाले ये टर्म को इन्वेंट किया कि ये मलाई वाला लेयर है. मगर क्रीमी लेयर में जो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्रीमी लेयर में है, उनको भी ये ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है. क्यों? तो अभी आप कैसे तो इसी का मतलब होता है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. ये घृणापूर्ण जो माहौल है, इसी को कहते हैं. तो जब एक केस कोर्ट में आता है या न्याय व्यवस्था के सामने जब केस आता है, न्याय व्यवस्था को ये समझना है, न केवल कहना कि नहीं नहीं इसमें 3 पीढ़ियों को हायर एजुकेशन में ऑलरेडी दाखला हुआ है तो ये क्रीमी लेयर है. ये नहीं, बल्कि कास्ट ट्रॉमा कितनी लंबी है और कितना मजबूत है, उसको तोड़ने में और कितना एक मजबूत फोर्स को हम सबको मिलके संविधान के आश्रय से तैयार करना है, इसके बारे में हमें सोचना है. और इसी के लिए ये संघर्ष तो सिर्फ हमारी पीढ़ी की संघर्ष नहीं है. उर्मिला ताई ने भी कहा, और बहुत बहुत जनरेशन से हमें एंटी कास्ट मूवमेंट्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अक्रॉस जनरेशंस, अक्रॉस सेंचुरीज लिखा है, या तो बौद्ध धर्म के बारे में, या कन्वर्शन के बारे में, या हिंदू समाज को छोड़ने के बारे में, या ऑल्सो एथिस्ट मूवमेंट्स. आंध्रा में एथिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी, रैशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रांग थी. तो किस चीज के सपोर्ट लेके हम ये आगे का रास्ता, और किस इतिहास के सपोर्ट लेकर ये बाबा साहेब का जो विजन था, हम इसको आगे ले जा सकते हैं, इसका हमें बहुत गहराई से सोचना है. ये मौका दिया हमको बात करने के लिए, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ. थैंक यू. थैंक यू कल्पना दी. आपने बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि बहुत गहराई से बहुत चीज़ों को उठाया, जो कि मुझे लगता है ज़रूरी है. और जिस तरीके से जो आपने पहली जो समाजशास्त्री थी उन पे बात की, और अभी जो ये इसकी धर्मेश जोई की किताब आई है, ट्रॉमा, द ट्रॉमा ऑफ कास्ट, तो मुझे लगता है एक बड़ा गैप रहा. ये किताब भी नहीं है, मतलब इस पर लिखा भी नहीं गया है, क्योंकि लिखने वाले भी इतिहासकार हम सब जानते हैं. इतिहासकार कौन है, समाजशास्त्री कौन है, राइटर कौन है, किस तरीके से उर्मिला पवार जी ने इस गुत्थी को खोला कि कैसे उन्होंने जो है वो चीज़ों को खराब किया. मुझे मैं जब पढ़ रही थी ट्रॉमा के बारे में, तो जो दक्षिण अफ्रीका में आपने थोड़ा जिक्र किया उसका, कि वहाँ के लोगों ने जो हमारे अश्वेत भाई बहनों पे जो जुल्म किए, उनके खिलाफ प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग चली, उनको जो है सुलह, मतलब मैं कहूँगी कि उनके जो कोर्ट बने, हियरिंग हुई, उनको मुआवजा दिया गया, और सार्वजनिक रूप से लोगों ने माफी मांगी कि हमने गलत किया, हमने आपके ऊपर अत्याचार किए तो गलत किया, और हमें ये नहीं करना चाहिए था. लेकिन भारत में लोग कब माफी मांगेंगे? भारत के सवर्ण, भारत के हिंदूवादी संगठन, भारत के लोग कब माफी मांगे कि हमने 2500 साल से आपका उत्पीड़न किया है, तो प्लीज हमें माफ करो, हम आपके लिए अब रास्ते खोलते हैं, आपको हम मौका देंगे. जैसे अमेरिका में उन्होंने दिया कि हर समय हर जगह उनकी पार्टिसिपेशन निश्चित किया. यहाँ तो एनएफएस के नाम से दलित बच्चों को ही भगा दिया जाता है, दलित ओबीसी पिछड़े वर्ग के बच्चों को ही भगा दिया जाता है. यहाँ तो मतलब उल्टा चक्र चल रहा है कि शामिल करने की जगह पूरा उनको उस जगह से भगाया जा रहा है. तो ये सवाल है हमारे बीच में जो है. मैं बहुत ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि प्रीति षणमुख प्रिया है, और प्रीति जो है वो तमिलनाडु में रहती है, और यंग मतलब थेरेपिस्ट है वो,
और उनका जो काम है वो सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय और उत्पीड़न विरोधी जो एक वो जानती करती हैं, उसमें वो मेंटल हेल्थ और कास्ट ट्रॉमा और इन सबको देख के करती हैं। मिलर फाउंडेशन फॉर सोशल जस्टिस एंड रिसर्च की वो फाउंडर है। तो वेलकम, मतलब मैं आपका वेलकम करती हूँ प्रीति। प्रीति आप आए और अपनी बात रखें। प्रीति जो है वो इंग्लिश में ही बोलेंगी क्योंकि हिंदी में उनको दिक्कत है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम समझ जाएंगे, हम इतना कोऑपरेट करेंगे सब प्रीति के साथ। वेलकम प्रीति। माइक ऑन कर, माइक माइक हाँ, प्लीज ऑन माइक, अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट। Voice is not coming. No. अरे प्लीज अनम्यूट। यस यस, अब आई। नो नो, आवाज, नो नो वॉइस। Not able to hear you, Preeti. Your mic is on? Yeah. No voice. No voice. ये माइक तो ऑन है, माइक तो ऑन है आपका। प्लीज प्रीति आवाज आती है? नो, आवाज प्रीति नहीं आ आवाज रही आ रही है तुम्हारी? Now? या आ रही? यस आ रही। Give me a minute. ओके ओके ओके, बोलो बोलो, तब तक। हाय प्रीति, प्लीज ऑन योर कैमरा। जब तक प्रीति आती है तो तब तक जो है मुझे लगता है कि जो ओके। हाय प्रीति, Am I audible now? ओके ओके, Can you hear me? Yeah. Yeah. You all can hear me now? Okay, thank you. So, thank you for the opportunity and thank you for the humbling introduction. And I'm so Loudly, humbled to share. loudly. Yeah, I'm so humbled to share the space with you all. And yes, so even though I don't understand English or I don't speak English, I could understand a little bit from Urmila ma'am's thing and also with Kalpana ma'am, what she said. So, okay, so when it comes to caste trauma, I think I'm only recently this intersection is being spoken about in India, especially among psychologists or mental health field. It is very new. It is just now the awareness and all is happening. So there is a lot of trainings or education should be given to even mental health professional to get equipped with all this knowledges related to Dalit or marginalized caste issues, because most of the main challenge
when it comes to providing therapy or providing some support to marginalized communities. There is lack of professionals who are social justice informed, or who have that understanding about the socio-political reality. So this is a gap that I have noticed when I was practicing, or when I before forming or initiating the Miller Foundation. So, and I can also see a lot of need for mental health support to individuals who have their mental health issues is closely linked to the social structure. It is not separate. So I think because in the Western psychology, they always focus on the individual problems. So which won't work out, or which won't be helpful for the social justice or the anti-caste related or caste related interventions. So actually, this gap is existing among the professionals, and even if there is a general lack of mental health awareness among general people in India. So when I was witnessing that when people telling they have some issues that is connected to the social political reality. So the responsibility of any psychologist or any social worker or mental health professional is to understand that mental health is inherently, inevitably political. It is connected to the larger system, because the environment that we are living in is actually influencing, just like how Kalpana ma'am said about our environment is inducing the trauma, the environment, like institutions, colleges, public spaces or workspaces. These are all inducing the traumatic experiences or unpleasant, hard experiences for marginalized people. But but when we compare caste trauma with any other kind of general PTSD, that which is like general social trauma of any other problems like gender or anything, so there is a huge neglect, ignorance, and dismissal of this caste. It's a problem among a lot of Indians or a lot of people. So they are caste blind. Many people are caste blind. They are unable to see, oh, this is still a problem. Many are feeling that, oh, it is over. Nowadays, there is no caste. Nobody can be affected by caste. These are all the very superficial mindset many people are having. And this is actually, projected in the mental health field also, where people are don't have that idea that caste is an everyday issue of millions of citizens in this country, of many citizens in the country. So this lack of awareness and explicit ignorance or invisibilization of the problem is something I have been observing. So that made me to actually start with awareness or advocacy around how mental health is connected to caste and how it is essential to see in that way. And slowly now we are in a situation we are moving towards prevention of this caste trauma, because one part we need to focus on providing the mental health support for the marginalized community people who have intergenerational trauma or experiencing everyday struggles related to casteism. And
And the other part is we need to psycho-educate or psychologically educate, help people unlearn from their caste mindset or the conditioning. That is also essential parallelly, because without working towards that, only providing support to the individuals will also not sustainable in the long run. Even though an individual will take a mental health support from a therapist or from a psychologist, they're again going out to the society only. They're going again to the workplace or again to their where they like colleges. So where they're surrounded by people, again might cause the same thing: exclusion or subtle discrimination, or even shaming them for caste reservation. So I think the work related to caste trauma should be not only towards marginalized population, but also to the dominant caste people or the general public, to help them or to actually integrate this thing from the school itself. I think that would be a long-term solution for this problem. Now, focusing on the current problem, like, okay, if somebody is having a caste trauma, then how they can get the support. So again, here, so far in my work or in our work, it is very rare to provide that counseling to one single person through one-on-one session, because people won't come forward because they themselves will suppress, cannot share to anybody. Uh, they will feel a lot of hesitation, or they cannot trust anybody because they might have a lot of doubt, okay, whether this person will actually understand me or invalidate my experience or not believe my experience. Because there has been also certain examples or real stories of people who have reached for support to the therapist, but they're in that clinical, or sorry, in that counseling also, the harm is being reproduced if the therapist is being apolitical or not able to understand the nuances. So again, the harm will reproduce to the so this we call as the therapy harm or the counseling harm, which can happen. So when the therapist is not equipped with it. So I have worked with this groups, online support groups for marginalized caste individuals. So the one thing every participant will share is, this is the first time I'm sharing about this here. I haven't, I didn't told to anyone. It is, that was the thing they will say. And it takes a lot of effort to build that trust. It's not, actually, it's not easy to build a safe space also. We can say that safe space, okay, we are giving you a safe space, but it takes a lot from the individual to express their vulnerability or their emotional trauma or wound. So this navigating this caste trauma within the mental health work is evolving or just now started, and I can understand there is a lot of community-based intervention is needed, like making them, first of all, to express their vulnerability in a group so that they can feel belonged and they can feel I am not alone, rather than in one-on-one setting. So these are all the things that I'm observing from the things that we have experimented so far in terms of group, online group, support groups, and also a little bit of field work. So here, so it's been, I think this art and literature is it's very much complementary. It's very much
the important resource where the community can feel, can feel supported or can build hope, because every day when everyday things are happening, so this art and literature is also a powerful hope which helped us, or which helped the marginalized community movements for so many generations. This actually feeded a lot of, build the resistance to fight against the system. And I'm so happy that this discussion around caste and trauma is happening in the literature space, because literature is the one actually have initiated this without actually calling it trauma, but also because already many leaders have, many people have started writing their lived experience. I think through that lived experience only, I think professionals or anyone in the mental health field should educate themselves by reading the Dalit literatures and anti-caste literature and art. So that when they are actually going out to educate or to provide the intervention, that will be supportive for them. So the work, the mental health work is towards this caste, towards the anti-caste process, or the system is, it goes in three ways. One is to educate or train the professionals on this nuances, and another one is to serve the marginalized community who are suffering or experiencing the caste trauma in their everyday life. The third one is to educate the general public right from school. Like there are several reading circles are happening in several cities. That kind of reading circle, social justice related reading circle, should happen from the school, from every standards, so that that will cultivate cultivate the mindset to unlearn from the caste conditioning from the family, because family is the place where all this things has been inculcated or passing on to the child and then to the youth. And one more thing which I felt to share here is there are a lot of honor killings happening in Tamil Nadu. Like even when this intercaste marriages is happening. So so there is a Dalit empowerment and assertion happening a lot. I mean, of course, there is through lot of movements, through lot of struggles. Now we have reached some level to reach the education, to reach the employment, but the same level of but on the other side, the non-Dalits or the Savarna or just stuck with the same old kind of conditionings, that through their families, through the culture, in the name of culture, through this rituals, through their festivals. So through every part of the household is somehow passing on the caste conditioning, that bias in the minds, in their minds. So without working on that or breaking that, how much ever the Dalit assertion on empowerment takes place, this kind of violence or honor killing is happening. Because there is a few, I think 5 months back, there is a incident happened in the southern district of Tamil Nadu, where the person is there is a Dalit young man, 27 years old. He's working in a corporate and earning more than like 70K, but he's being honor killed because he loved a caste Hindu girl, like a dominant caste person. So the in the villages around many parts of India, the unacceptance of the unacceptance of equality, or there's so many generation, they have enjoyed the privilege, or they have seen suppressing people
and now the suppressed communities arising from that and doing something good, they're unable to digest the fact that they're also climbing the space, reclaiming their space. So this kind of violence is not that one man. Usually when these kinds of violence happens, the focus will be only on the perpetrator. The focus will only be on the one person who committed the murder or one person who did the crime. But the news or media doesn't care about how the one person is. It's not just one person, it is the family, it is the neighborhood, it is the so-called ritual, so-called the culture is actually seeded that deeper conditioning to that young person. So the violence didn't start the day that some person doing something to the other. The violence is being seeded through very subtle ways, in very, very subtle things, even today, even in several parts of in the villages or in the towns, even in urban spaces also. So I think there is a collective trauma. I mean, the caste trauma, specifically Dalit communities experiencing and enduring a lot of stress around it. Dehumanization, loss of dignity, inferiority complex, or loss of lack of self-worth, not able to stand up for themselves. So lot of things marginalized community individuals are feeling it. At the same time, the dominant caste people are also a part of the same caste trauma. They're enabling it by being silent. Like if any news is happening around this violence or any caste crimes, it is not being voiced out, it is not being talked about in the families, but in comparison to other kind of crimes, it's being voiced out in social media, it's being talked about. So for example, if there's a crime happening related to any gender-based crime or something, okay, the talk is going on in the family, okay, we have to be safe or something. That is also a little bit of very some conversation is happening. But when they see any kind of caste-related crimes, people are just being silent, ignoring it, and that enables the crime also. That enables the thing also. So I think this. The healing the caste trauma, healing the intergenerational trauma, the oppressor caste or dominant caste people should also, whoever says caste is not there, they should also speak up, or they should also explicitly take this anti-caste stance. Only then the prevention of the thing can happen. Otherwise, just being silent, just saying there is no caste, it's not going to help for anyone, unless and until they will enjoy the privileges and not dismantle the bias. So this is a very broad thing, and I think this kind of discussion should not only stop with mental health space or literature space. This should happen in all other fields, so that speaking about it and not being silent about it is very important to actually moving towards healing the collective trauma that we are all experiencing. Yes. Thank you. थैंक यू प्रीति, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत सुंदर आपने बोला, वेरी ब्यूटीफुली यू प्रेजेंट योर वर्क एंड ये सच है कि जो हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ट्रॉमा बोलते हैं,
लेकिन उससे जो होने वाली चीजें जो प्रीति ने बताई कि किस तरह से जो है एक पूरा व्यक्तित्व ही खंडित हो जाता, मतलब कि ब्रेक हो जाता है, कि उसको एंजाइटी है, उसको घबराहट है, उसको मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बार बार उसको खराब सपने आते, ये सब चीजें आगे चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक तो ये बात है। दूसरा ये बात है कि हमारे समाज में अभी ये इस पे बात कर, वो मानना ही नहीं चाहते कि जाति से ट्रॉमा होता है, जातिगत ट्रॉमा पे कभी बात नहीं करते हम लोग। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम बात करें तो ये राइट बेस बात है। ये अगर हम इसकी जड़ में जाए तो ये एक राइट बेस बात है कि आपने एक सोसाइटी को पूरे एक चीजों से वंचित किया, उनको जमीन से, उनको खाने पीने से, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया, और वंचित केवल वंचित नहीं किया, मतलब उनको आपने उनपे हमला भी किया, उनपे हिंसा भी की, उनको मारा पीटा भी, उनसे सारी चीजें की। तो जब हम बातें करेंगे तो ये बातें बहुत ज्यादा मतलब उस तरीके से हो जाएंगी, जो प्रीति ने काफी कुछ अपने उसमें बताया। और हीलिंग की जब बात आई तो जो उर्मिला पवार जी ने भी शुरू में बोला था कि जब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिज्म में गए तो बहुत लोगों को क्या लगा, ये तो अलग बात है कि फ्रस्ट्रेशन है क्या है, लेकिन एक ट्रॉमा से निकल के, एक धार्मिक ट्रॉमा से जो हुआ उससे निकलने की एक कोशिश थी बाबा साहब ने जो की, धर्मांतरण किया, जो उन्होंने धर्म को बदला, और उसमें कैसे बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया, क्योंकि बुद्धिज्म एक हीलिंग मतलब धर्म है। और हमारे साथ जो है वो हमारे साथ दीपा श्रावस्ती, और दीपा श्रावस्ती ने अभी ये बुद्धिज्म पे बहुत ही अच्छी उनकी बुक आई है, काफी सुंदर बुक आई है। उन्होंने जो है वो फेमिनिस्ट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म करके ये किताब आई है, और बहुत पावरफुल बुक है। और मैं जो है वो दीपा से ये अनुरोध करूंगी कि दीपा, अगर आप थोड़ा जो ट्रॉमा और हीलिंग और बुद्धिज्म पे थोड़ा कुछ जोड़ करके बोल पाए तो, अगर बोल तो। मैं दीपा का मैं परिचय देना भूल गई, सॉरी। दीपा का जो है दीपा जो है अभी जैसे कि मैं शुरू में बता रही थी कि दीपा चिकित्सक भी हैं और पीएचडी वाली डॉक्टर भी हैं, दोनों हैं वो। और जो है वो बॉम्बसेफ की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। बॉम्बसेफ जो हमारे जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन की वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और फूले अम्बेडकरवादी आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय रही हैं, और वो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हो, जहां उनको मौका होता है वो खड़ी होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो ड्रामा क्या चीज़ है। तो और उन्होंने जो बुद्धिज्म पे किताब लिखी है, तो वो मुझे लगता है उससे लिंक करके वो कुछ बात रख पाएंगी। तो आपका दीपा जी, आपका स्वागत है, बहुत आप आए और अपनी बात रखें। Am I audible properly? Yes. Okay, thank you for the kind introduction. थोड़ा मैं सुधार करना चाहती हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ बामसेफ की, आई वॉज नॉट प्रेसिडेंट एक्चुअली, इट इज़ अ काइंड करेक्शन। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सृजन साहित्य संवाद द्वारा ये जो 2 दिवसीय चर्चा सत्र रखा है, उसकी संयोजिका अनीता भारती जी। इस चर्चा सत्र में जो महाअनुभव यहाँ पे सहभागी हुए हैं, उनमें हमारी सीनियर प्रख्यात लेखिका अम्बेडकरी विचारवंत उर्मिला जी पवार मैडम, और भी हमारी बहनें हैं, प्रीति षणमुगन प्रिया, जिनको अभी हमने सुना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कौन से एरिया में साइकोलॉजिकली इसको हम देखना चाहिए, ट्रॉमा को, इसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। उसके साथ में हमारी सीनियर एक्टिविस्ट कल्पना कन्नीबरन मैडम, जिनको भी हमने बहुत बार सुना है, और उनका जो एक्टिविज्म है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तौकीर अली साबरी, उनको हम आगे सुनेंगे। तो सभी जो वक्तागण यहाँ पे शामिल है, उनको मैं सबसे पहले तो नमस्ते, जय भीम और जय संविधान कहती हूँ। और इस ऑनलाइन चर्चा सत्र में जो भी श्रोतागण हैं, उनको भी मैं उनका भी अभिनंदन भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग अभी मतलब बात कर रहे हैं। और कास्ट के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कास्ट से आगे
जाकर उसका मतलब जो ट्रॉमा है और ट्रॉमा के भी आगे जाकर किस तरीके से हम उसको हील कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाने का ये जो हमारा प्रयास है, तो ये बहुत ही सराहनीय बात है ऐसे मुझे लगते है, क्योंकि इसके पहले ऐसी मतलब डिस्कोर्स या इसके डिस्कशंस हमने नहीं किए हैं। तो मैं अनीता दीदी को बहुत ही मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि शी हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड प्लेटफॉर्म। तो हम सब ये जानते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो जाति ये केवल एक संरचना नहीं है, सामाजिक संरचना नहीं है, बल्कि ऐसी एक संरचना है जो व्यक्ति को पूरी तरीके से उसके व्यक्ति के जीवन को, पहचान को और आत्मसम्मान को प्रभावित करती है। कास्ट के बारे में तो बहुत जानकारी हमारे पास है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में कास्ट इन इंडिया मैकेनिज्म एंड जेनेसिस के बारे में एक बहुत ही गहरा चिंतन उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो कास्ट के माध्यम से किस तरीके से लोगों का बंटवारा किया गया है, और इट इज आर्टिफिशियल चॉपिंग ऑफ कम्युनिटीज, ऐसा उन्होंने कहा है। और कास्ट के माध्यम से ये डिवीजन करके किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है, इसके बारे में गहरी जानकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संशोधन से हमको मिलती है। आगे चलकर ये कास्ट के बारे में जब हम ज्यादा गहराई से हम देखते हैं, तो अभी जैसे कि रोहित वेमुला की बात चली, तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स जिसे कहा गया है, वो इसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत सारे हैं। जैसे पायल तड़वी का भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। और कास्ट बेस्ड वायलेंस जो भी है, जो एनसीआरबी के अगर हमने उसका जो रिपोर्ट अगर हमने देख लिया, तो हर एक मतलब मिनट में कोई भी मार्जिनलाइज्ड वुमेन जो है उसके ऊपर अत्याचार या उत्पीड़न उसके साथ होता है। ये मतलब डॉक्यूमेंटेड है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन ये डेटा हमारे पास है। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, तो खैरलांजी एक ऐसा इंसिडेंस है महाराष्ट्र में जिसका एक गहरा असर अभी भी हमारे मन मस्तिष्क पर है। और जैसे अभी कल्पना मैडम ने भी पार्वती अम्मा के बारे में जो बताया, तो वो मतलब देख के या ये बातें सुनकर हम शैटर हो जाते हैं अभी भी कि कास्ट का जो इन्फ्लुएंस हमारे साथ हो रहा है, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ये चल रहा है, और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी इतना गहरा हमारे लोगों के ऊपर है। तो इसका मतलब एंटी कास्ट ये जो एक्टिविज्म है वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम आगे हमको जाना है, उस पैमाने पर जो हम मतलब करना चाहते थे वो हासिल नहीं हो रहा है हमको, ये हम मतलब दे सकते हैं। तो व्यक्ति मतलब कास्ट के तहत उसको ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको पैदा होता है। वो व्यक्ति अपना मूल्य ही मतलब खो देता है कि उसका जो एक मूल्य होता है कि व्यक्ति के तहत या इंसान के तहत, इंसानियत के तहत वो खो देता है। मानसिक जो आघात उसके ऊपर है वो बहुत ही गहरा होता है। मतलब अगर ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर की हम बात करते हैं, तो उसमें एक बात हमको समझनी बहुत जरूरी है कि फ्रस्ट्रेशन जो आता है, मतलब कास्ट का जो इम्पैक्ट है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसके बाद जो ट्रॉमा बनता है, वो साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हो, वो ट्रॉमा से उभरने के लिए वो व्यक्ति खुद को मतलब नहीं कर पाता है, और वो उस फ्रस्ट्रेशन में आकर उस इंस्टिंक्ट में, उस इम्पल्स में वो मतलब सुसाइड की तरफ जाता है। तो ये सब मतलब जो बातें हैं, और उसमें जो ह्यूमिलेशन, व्यक्ति का जो एक अपमानजनक जो उसकी ये होता है, उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार होता है और खुद वो अपमानित समझता है, ये सब इसका एक पूरा मतलब गहरा एक प्रभाव व्यक्ति के इस पर हम देखते हैं। तो आगे चलकर ये जो हीलिंग की हम बात करते, तो अनीता दीदी ने मुझे ऐसा कहा कि हीलिंग के बारे में हम लोग ज्यादा मतलब अभी सोचने की जरूरत है, ऐसा मुझे भी लगता है एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हीलिंग का मतलब क्या है? तो
एक बात हमें जानना चाहिए कि हीलिंग इज नॉट फॉरगेटिंग द पेन, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पेन। मतलब आघात है, ट्रॉमा है, लेकिन उस ट्रॉमा से किस तरीके से हमको आगे चलना है या खुद को संवरना है या उससे उभरना है, ये हम मतलब इस मतलब एरिया में हम थोड़ा सा डिस्कशन इसमें करना चाहिए। तो ट्रॉमा जब होता है तो उसका मतलब पूरा फिजिकल भी उस पर असर होता है, मेंटल भी उसका असर होता है, इमोशनली भी अफेक्ट उसका दिखता है हमको। लेकिन हीलिंग जो है, तो हीलिंग के प्रोसेस में हम जाते हैं तो उसमें शारीरिक और मानसिक, इससे मतलब ये दोनों तरीके से, इस दोनों एरिया से हम लोग कैसे आगे आ सकते हैं, उभर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब जानने की जरूरत है। तो हीलिंग जो होती है केवल एक मतलब शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब किसी को चोट आती है, कोई इंजरी होती है, तो उसको मरहम पट्टी अगर हमने कर दी, या कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको मतलब हमने स्प्लिंट वगैरह लगा लिया, तो वो दैट इज फिजिकल, तो वो ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल जो उसका इफेक्ट होता है, उसमें मेंटल और इमोशनल, ये दो जो फैक्टर्स है वो बहुत ही मतलब गहरा उसका असर उसमें होता है। तो इमोशनल का मतलब होता है कि भावनात्मक रूप से असर जो है वो, और मेंटल जो होता है वो मानसिक, जिसे हम कहते हैं, वो दिमाग से जुड़ा हुआ। तो ये फर्क भी हमको करना चाहिए, मेंटली और इमोशनली, और ये दोनों मतलब एरियाज में काम करने की वैसे तो जरूरत है। लेकिन अभी हम लोग जब कास्ट के रेफरेंस के तहत हीलिंग की तरफ हम लोग जब देखते हैं तो उसमें हमको क्या करने की जरूरत है। तो फर्स्ट ये है कि रिगेनिंग डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ। जो अपमान की वजह से लो सेल्फ स्टीम मनुष्य मतलब व्यक्ति वो मतलब समझता है, तो उससे मतलब उसको ऊपर आने के लिए उसका कोशिश करना, तो उसमें होता है कि रिगेन करना, वो फिर से उसकी जो प्रतिष्ठा है, डिग्निटी है, अपनी पहचान और गरिमा को फिर से हासिल करने की कोशिश करना। ये पहली बात, मतलब कास्ट के रेफरेंस के तहत हम लोग जब देखते हैं तो ये बात अहम होती है। अपमान और डर से भी मतलब आगे चलना, फियर मतलब ओवरकमिंग ह्यूमिलिएशन एंड फियर, ओवरकमिंग तो उस पर काबू करना या उससे आगे आना, ये बात उसमें आती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्डिंग इनर स्ट्रेंथ एंड पीस ऑफ माइंड। इनर स्ट्रेंथ मतलब हमारी अंदरूनी जो एक आंतरिक जो हमारी शक्ति है वो स्ट्रेंथ बिल्ड करना, और मानसिक शक्ति जो है उसको विकसित करना, ये थर्ड इसका एस्पेक्ट बहुत अहम है। ये जो बातें हैं मैं बुद्धिज्म के तहत अपनी जो बात है वो बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से मैं रखने की कोशिश आपके सामने कर रही हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे मतलब बुद्धा जो है वो सबसे पहला ये मनोवैज्ञानिक है। जैसे कि सिगमंड फ्राइड हो, अल्बर्ट एलिस हो, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हो, साइको एनालिटिक्स रिसर्चर्स हो, उससे भी पहला मतलब भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की बात सामने आती है। और भगवान बुद्ध या बुद्ध की अगर हमने सब मतलब फिलोसॉफिकल बातें अगर हमने गहराई से उसका अगर चिंतन मनन कर लिया तो एक बात हमारे समझ में आती है कि सबसे पहला ज्ञान प्राप्ति जब बुद्ध को हुई तब उन्होंने ये कहा था कि दुख है, मतलब सौरो है, मतलब यहाँ पे दुख है, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। तो बुद्ध के माध्यम से या इस पर्सपेक्टिव से के तहत हम लोग जब ट्रॉमा को देखते हैं तो हमने ये कास्ट जो है वो व्यक्ति को बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है। तो ये एक्सेप्ट पहले करना हमारी बहुत पहले मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि एक्सेप्टेंस हमारा होना चाहिए कि अगर हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अगर हमको कुछ जीवन में अगर हासिल करना है तो ये जो कास्ट है वो कास्ट हमेशा से ही हमको उसके खिलाफ मतलब वो चैलेंज हमारे सामने है और उसको हमको फेस करना ही पड़ेगा। जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा है एनिलिशन कास्ट में कि कास्ट इज लाइक अ मॉन्स्टर,
कहीं भी आप जाओ, मतलब अभी विदेश में कास्ट ये फैक्टर केवल अब भारतीय नहीं रहा, इट इज अ ग्लोबल फैक्टर नाउ। तो कास्ट जैसे कि भारतीय कोई भी कहाँ भी जाता है तो कास्ट लेके जाता है। तो ये बात बाबा साहब ने भी कही है। तो हमारे बच्चों ने, जैसे कि मैडम ने अभी भी कहा कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेट करना ये बहुत अहम बात है। तो किस तरीके से हम एजुकेट कर सकते हैं, अवेकनिंग क्रिएट कर सकते हैं? तो पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि हम अगर भारतीय है तो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत हमको रहना है और कास्ट को हमको फेस करना पड़ेगा। तो ये रियलिटी है भारत सामाजिक व्यवस्था की। कास्ट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। तो वो समझना पहले कि कास्ट है तो उसको हमको फेस करना है। इसका मतलब है पहले उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि कास्ट है। और फिर आगे चलकर बुद्ध ने क्या कहा है, तो हम सब जानते हैं कि 4 आर्य सत्य जिनको कहा है कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी हम कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने मार्ग बताया है, दैट इज 8 फोल्ड पाथ जिसे कहा गया, आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा गया है, वो बुद्ध ने बताया है। तो पहला एक जो है कि दुख है वो बुद्ध ने बताया। दूसरी बात यह है कि उसका कारण है। तो हम लोग किस तरीके से कारण की तरफ देख सकते हैं? मतलब बुद्ध ने तो तृष्णा कहा है, अटैचमेंट, ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट चीजों के साथ जो व्यक्ति की बन जाती है तो उससे दुख निर्माण होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। लेकिन हम लोग अभी कास्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो कास्ट इज द रियलिटी और कास्ट इज द रीजन फॉर ट्रॉमा। तो आगे चलकर ये बात मतलब रीजन की तरह तहत हम लोग जब आते हैं तो कास्ट ये रीजन है। और तो हमने आगे चल के क्या करना चाहिए? तो आगे चलकर हमने अपने और दूसरों के प्रति करुणा, कंपैशन का एक मुद्दा जो बुद्ध ने बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो एक बात आती है, वेलनेस की बात अभी चल रही है, सेल्फ लव की बात चल रही है, सेल्फ केयर की बात चल रही है, सेटिंग द बाउंड्रीज ये बात हो रही है। तो ये जो सब बातें जो है वो सब बुद्धा की ही फिलॉसफी से मतलब लोगों ने ली है। मतलब भारत देश में बहुत सारे बाबा गुरु और बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल्स गुरु हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे। ये सब जो बातें वो करते हैं वो सभी बातें जो है वो बुद्धा के फिलॉसफी से ही मतलब उसका ओरिजिन है। लेकिन दे नेवर एक्नॉलेज बुद्धा। ये बातें सब उन्होंने वहां से ली है, लेकिन केवल कभी भी वो बुद्धा को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो बुद्धा एज अ फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, बुद्धा ने इसके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में जब हम सोचते हैं वो तो दूसरा मतलब उन्होंने ये कहा है कि कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपैशन अपने प्रति भी चाहिए और दूसरे के प्रति भी चाहिए। अगर हम खुद के प्रति अगर कंपैशनेट होंगे तो सुसाइड जैसे जो वायलेंट जो एक तरीका होता है उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो उसके लिए कंपैशन जो है दूसरों के प्रति नहीं, मतलब केवल नहीं है, बल्कि अपने प्रति भी वो कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। पहले तो कास्ट है, उसके साथ ट्रॉमा आएगा, ये एक्सेप्टेंस पहले करना है, उसके साथ में कंपैशनेट ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है, खुद के लिए कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो बात है वो है दैट इज राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। और वो मतलब किस तरीके से हम लोग ये ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए 8 फोल्ड पाथ जो मध्यम मार्ग जिसे बुद्ध ने कहा है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उसका वो उसके पढ़ाई करना, उसका एनालिसिस करना, लोगों को उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना। अभी बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे कि मेडिटेटिव सेंटर्स आए हैं, विपश्यना केंद्र आए हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा राइट माइंडफुलनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात अभी होते हुए हम लोग देखते हैं। तो 8 फोल्ड पाथ की जब हम बातें करते हैं तो उसमें 8 स्टेप्स बताए हैं। तो उसमें ये जो 8 स्टेप्स जो है वो प्रज्ञाशील और करुणा, इसके बारे में इसके तहत मतलब ये 8 स्टेप्स जो है वो डिवाइड की गई है। तो प्रज्ञा में आता है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। प्रज्ञा, ओनली नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ में विजडम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
मतलब अगर बहुत व्यक्ति बहुत ज्ञान उसके साथ है, लेकिन अगर प्रज्ञा नहीं है, तो बाबा साहब ने भी यही कहा है कि नॉलेज विदाउट विजडम इज मतलब इट इज नॉट यूजफुल। अगर आपके पास उसके साथ प्रज्ञा भी है, उसका मतलब क्या है कि अगर नॉलेज है तो सही तरीके से उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये प्रज्ञा अगर हमने डेवलप की तो हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ये प्रज्ञा में आते हैं। दूसरा भाग आता है उसमें का शील। शील कैसे होता है? शील का मतलब क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर, हमारे सभी महामानव जो है श्रमण परंपरा के, उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग, उनका जो एक उनका पूरा जीवन जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का एक संदेश हमको देते हुए हमको नजर आता है। तो अगर सही तरीके से लोगों का, व्यक्ति का कैरेक्टर बिल्डिंग अगर हो जाता है, तो फिर वो अन्य मार्ग पे मतलब वो नहीं जा सकता। इसके लिए उसमें शील जो है उसमें आता है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका। ये 3 स्टेप शील में आते हैं। और तीसरा जो है करुणा, कंपैशन। कंपैशन में आता है सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो राइट माइंडफुलनेस या सम्यक स्मृति में सम्यक समाधि और स्मृति, इन दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन राइट माइंडफुलनेस में आता है। तो राइट माइंडफुलनेस का एक ये बात, इसमें ये बात आती है कि पहले तो खुद को कंपैशनेट मतलब नजरिए से खुद को देखना, और उसके साथ में इनसाइट डेवलप करना, अंदर देखना खुद के, मतलब ही पस्सी को आओ और देखो। ये जो बुद्धा ने कहा है कि हमारे अंदर जो है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सजगता, मतलब सजगता से उसकी तरफ देखना। हम एक बुद्धा का एक बहुत बड़ा मतलब कोटेशन है, सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपणम एतन बुद्धान शासनम। इसमें जो सचित्त परियोदपणम जो है, चित्त की परिशुद्धि करना, रोज रोज चित्त की परिशुद्धि करना, इसका मतलब क्या है कि मेडिटेटिव प्रैक्टिस से या बुद्धिज्म का जो पंचशील है, 8 फोल्ड पार्ट है, उसका ज्यादा से ज्यादा अनुसरण करके हमारे मतलब मन को, बुद्धा ने मंकी माइंड कहा है, मंकी माइंड वो भटकता रहता है बहुत सारी चीजों में। ये मंकी की तरफ, एक डाली से दूसरी डाली तक हमारे विचार जो है वो मन के तहत भटकते रहते हैं। वो मन को स्थिर करना, उसकी परिशुद्धि करना, इसके लिए मेडिटेटिव प्रैक्टिस का करना, ये बहुत अहम बात बुद्धा ने कही है। तो मेडिटेशन को ही हम लोग ध्यान मतलब कहते हैं। और आर्य अष्टांगिक मार्ग जो पहले के जो स्टेप्स है वो करते 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 मतलब उसमें सम्यक आजीविका भी आती है, राइट लाइवलीहुड वो भी उसमें आता है। तो किसी का भी शोषण न करते हुए हमारे जीवन यापन करना, या उदर निर्वाह जिसे कहा गया है, वो सही तरीके से करना, किसी का भी उसमें शोषण नहीं हो। ये स्टेप्स मतलब पंचशील से लेकर 8 फोल्ड पाथ की भी स्टेप्स आगे आगे चलकर आखिर में हम लोग सम्यक स्मृति और समाधि में आते हैं। और उसका मतलब है आम तौर पर कॉमन लेमैन के लिए राइट माइंडफुलनेस के लिए जो प्रैक्टिस करना है, दैट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेटिव टेक्निक्स जो है, मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि आप बुद्धिस्ट हो क्या? तो हम है बुद्धिस्ट, तो आपने मतलब विपश्यना की है क्या? नहीं है। अगर हम आपने विपश्यना नहीं की है तो हम आप बुद्धिस्ट नहीं है। तो केवल बुद्धिज्म मतलब विपश्यना के तहत ही लोग जोड़ देते हैं, तो वो बात सही नहीं है। उसमें पहले जो पंचशील और 8 फोल्ड पाथ की आर्य अष्टांगिक मार्ग जो पहले जो मतलब स्टेप्स बताई गई है, उसका अनुसरण करते करते फिर सम्यक समाधि की तरफ आना है और चित्त की परिशुद्धि करना, ये बात बुद्ध ने कही है। तो ये सब हमको क्यों करना है? मन को जागरूक रखने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, पीस ऑफ माइंड अचीव करने के लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम कैसे हील कर सकते हैं खुद को, ये बात मतलब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो उसमें ये फिर से मैं समराइज करना चाहती हूँ
कि कास्ट ये फैक्टर हमारे सामने है, उसको ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, क्योंकि एट्रोसिटी जो है वो लगातार बढ़ती हुई हम लोग देखते हैं। इसी माहौल में हमको खुद को तैयार करना है, हमारे बच्चों को ये बताना है। बहुत सारे पेरेंट्स हम देखते हैं कि जब हायर एजुकेशन में एडमिशन की बात आती है, जब भी फ्रेशअप की बात है, तभी बच्चों को पता चलता है कि हमारी कास्ट ये है। तो इतना इग्नोरेंस लोगों के मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कास्ट ये फैक्टर जो है वो आइडेंटिटी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। उनको ऐसा लगता है कि केवल इकोनॉमिकली मतलब अगर हम फुलफिल्ड है या साउंड है उसका मतलब सब ठीक है, लेकिन कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं, कहीं डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, कहीं भी आप जाओ, कास्ट ये फैक्टर तो आपको एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। तो बच्चों को पहले उसके लिए प्रिपेयर करना, ये हीलिंग का पहला स्टेप है। दूसरा कंपैशन, अफेक्शन उनको बताना, और तीसरा है राइट माइंडफुलनेस। तो ये 3 स्टेप्स के माध्यम से हीलिंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं। इसमें बहुत मतलब ये इस विषय पर बात मैं पहली बार वैसे तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिस्कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करने की हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत सारे इसके विक्टिम्स है, और वेमुला जैसा, रोहित जैसा, पायल जैसी बच्चों को हमने खोया है। प्रियंका के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम खुद को कभी नहीं माफ कर सकते, ऐसी हमारी मतलब परिस्थिति है। तो इसका बहुत ही ज्यादा गहरा चिंतन हमने करना चाहिए। आगे ये मतलब रिसर्च की प्रोसेस है, आगे आगे चलकर हम लोग इस पर बहुत ज्यादा गहराई से बात भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, और हमारा एंटी कास्ट हीलिंग का मॉड्यूल जो रहा है मतलब हम करना चाहते हैं, वो मॉड्यूल भी हम लोग डेवलप करेंगे आगे चलकर। मतलब जो अभी भी कंटेम्पररी जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस है वो कास्ट को एड्रेस नहीं करती है, कास्ट के ट्रॉमा के तहत जो मतलब उनका ट्रॉमा है वो एड्रेस नहीं करती है। तो उसके तहत हमारा मार्जिनलाइज जो भी हमारा एक मॉड्यूल ट्रॉमा या हीलिंग का मॉड्यूल हम लोग डेवलप कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये बहुत ही अलग विषय पर बोलने का एक अवसर मुझे दीदी ने आज दिया है, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। मतलब थोड़ा दोहरा मतलब फीलिंग्स है, कास्ट के तहत हम लोग मतलब उत्पीड़न और वो ह्यूमिलेशन भी महसूस करते हैं, और उसके साथ में हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, हीलिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसे मैं समझती हूँ। सबसे फिर से सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और मेरी बात यहाँ पे मैं विराम देती हूँ। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू दीपा, आपने बहुत ही अच्छे से, और मुझे याद आ रहा है कि बाबा साहब की जो 14 प्रतिज्ञाएं हैं उनमें भी जो वो भी एक हीलिंग के पॉइंट है। मतलब अगर हम इनको गिने कि किस तरीके से बाबा साहब ने लोगों को हिम्मत देने के लिए कि हमें ये करना है, और उन्हें गाइड हमें किया। तो बुद्ध से लेके जो अम्बेडकर तक का रास्ता है, हीलिंग का जो रास्ता है, और हम ये कहते हैं कि इतने संघर्ष के बाद भी, ट्रॉमा झेलने के बाद भी खड़े हैं, तो हमने हीलिंग कहीं ना कहीं अपनी साहित्य के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से या तमाम तरह के माध्यम से हम लोग करते रहे हैं, अपने खुद से। मतलब समाज ने तो इतनी मुझे नहीं लगता कभी कोशिश की, लेकिन खुद से दलित लोगों ने अपनी हीलिंग की है। तो थैंक यू दीपा। अब हमारे साथ जो है वो तौकीर हैं, और तौकीर जी जो है वो दिल्ली में काम करते हैं, और वो पिछले 20-25 सालों से, मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ, तो वो डेमोक्रेसी और एनवायरनमेंट और वो बहुत जगह घूमते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं, और राइट बेस काम करते हैं। वो मतलब सिर्फ ये नहीं कि बोलना है, राइट बेस काम करते हैं। और अंबेडकर समर स्कूल के सह संस्थापक हैं। आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने खोजा आपके बारे में, और मानवाधिकार और वैश्विक असमानताओं पर लिखते हैं, लेखक है, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल जस्टिस के लिए वो बड़े कमिटेड है। तो मैं तौकीर अली साबरी जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। सबको जय भीम, जोहार और सलाम। ये अनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सृजन संवाद, साहित्य संवाद के साथ ये आयोजन किया और हमें बुलाया।
और साथ में उर्मिला जी, कल्पना जी, प्रीति जी और दीपा जी को भी काफी नमस्कार और स्वागत। और साथ में हम सब श्रोता को भी हम स्वागत करते हैं। मैं काफी लाभान्वित हुआ सब लोगों से सुन के। हमारे सभी जो रहनुमा हमारे सामाजिक न्याय के पथ पे रहे हैं, उन्होंने बोला। मेरे पास बोलने के लिए कुछ खास नहीं है, बट मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करूंगा कास्ट और ट्रॉमा के बारे में, जो अलग अलग स्पेस में समझने का मौका मिला है। और साथ में हम एक जैसे अभी बताया दीपा जी ने कि हम कैसे उसको दूर करें, तो हम एक तरह का सोलिडरिटी ग्रुप और सोलिडरिटी, एक फंक्शनल सोलिडरिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरह से। ये कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है। हमारे तरह बहुत सारे लड़का लड़कियां संस्था एक साथ मिलके एक फंक्शनल सोलिडरिटी एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ स्लोगन भर नहीं हो। ये कास्ट का जो सवाल है ये बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही जकड़ा हुआ है, एक जड़ता भरा है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर भी अपने लेखनी में बार बार बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज, कास्ट इज नॉट जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स बियॉन्ड दैट। फिर डॉक्टर अंबेडकर उसको ग्रेडेड इनइक्वालिटी की तरफ लेके समझाने का कोशिश करते हैं, जिसमें समाज में सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव और एक कल्चरल बाइकआउट हमारे अलग अलग स्पेस में रहता है। साथ में एक और बात मैं जोड़ता चलूं कि दलित समाज का और जो समाज दबा है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है अलग अलग जगहों पे, मगर वो अननोटिस रहा है, अनरिकॉग्नाइजेबल रहा है। आज जब अनीता जी ने बोला कि आपको बोलना है, तो मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि मैं कहाँ से टच्ड हूँ दलित समाज से। तो एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि मेरे जिंदगी में जो पहली दलित महिला हुई, जिसने मेरे को पैदा किया एक दाई के रूप में, एक टेक्निकली हम उसको इतने तरह से इग्नोर कर दिए हैं समाज ने, जो प्रसव को के पीड़ा को, और समाज में उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट हम उनको उस तरह का स्थान नहीं देते हैं। तो मेरा पहला ध्यान उनके तरफ गया, और शायद पहला प्यार मेरे माँ और मेरे बीच मेरे को लगा कि उनको टच किया। तो ये एक मेरा अपना एक अनुभव था। साथ में सब लोगों ने बोला कि एक एजुकेशन सिस्टम कैसा हो जो कास्ट को ट्रॉमा से बचाए या ट्रॉमा में सहायता करे। तो फिर मैं अपना ही एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मेरे कई साथी दलित समुदाय के थे, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिनसे मेरा सॉलिडरिटी, मेरी समझ बनी। तो एक जो को एजुकेशन का एक सिस्टम था, मैं बोलूँगा अब तो नहीं है, अब एक प्राइवेट एजुकेशन का बाढ़ सा चला है, उससे ये ख़त्म हो रहा है। तो उससे साथ बैठ के खाने का, साथ बैठ के बात करने का, गाना गाने का, ये गांव का मेरा अनुभव है, जो हमें उनके ट्रॉमा को और उनके खुशियों को भी समझने का मौका मिला। एक और कहानी के साथ मैं दूसरे फेज में आऊँगा। मेरे एक शिक्षक हुआ करते थे जो दलित समुदाय से थे, मेरे ट्यूटर थे, जो हमें मैथ और साइंस पढ़ाते थे। ये एक बहुत बड़ा
ट्रांसफॉर्मेटिव था मेरे जिंदगी का, जो शायद उनके माध्यम से ही मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत जल्दी जान पाया। पहले बार जब 14 अप्रैल को जब मैं स्कूल में ही था तो लेके गए थे अपने ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम में। तो जो बार बार सब वक्ता के माध्यम से आ रहा है कि कैसे हम कास्ट को समझे, तो उसके लिए हमें एक अलग तरीके का सॉलिडरिटी, एक अलग तरीके का समझ बनाना पड़ेगा। वो तभी संभव होगा जब हम साथ में खड़े होंगे और उनको अपनाएंगे और हम उनको अपना समझेंगे। अपना जो दीपा जी ने भी बोला अपने वक्तव्य के माध्यम से, लास्ट 20 ईयर से मैं अपने काम के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से और फिर दलित यूथ और कॉलेज के माध्यम से एक सॉलिडिटी बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और जिसमें ट्रॉमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही डरावना रहा है, जो मैं सभी वक्ताओं के कथन को सत्यापित करता हूं। जो वेल बीइंग का जो स्पेस है या वेल बीइंग और सेल्फ केयर काफ़ी दूर है। सर्वाइवल और अपने आप को हमेशा साबित करने के लिए कि हम काम कर सकते हैं या काम कर सकती हैं, खास करके ग्रास रूट कार्यकर्ता चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि हमने काफ़ी अपने साथियों को खोया भी है इस प्रयास में। उनको ये कोविड के ज़माने में ये और काफ़ी सामने दिखा, जब समाज में जो एक फंक्शनल सॉलिडरिटी की कमी हो रही थी, तो हमारे दलित एक्टिविस्ट अलग अलग जगहों पे उनकी बेचारिता और उनका जो समाज में नॉन रिकॉग्नाइजेशन और नॉन एक्सेप्टेंस था वो दिखा, और उससे काफ़ी हिल गया सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी में जो जातिवादी और जो रूढ़िवादिता का जो चेहरा है वो भी दिखने को मिला कि लीडरशिप में नहीं है दलित। मैं अपने स्पेस में जहाँ भी रहा हूँ सवाल करते रहता हूँ कि दलित और आदिवासी और मुस्लिम्स हेडेड संस्था कहाँ है, तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये एक बड़ा क्वेश्चन है, खास करके हम लोगों के लिए जो सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय को अमल करने का कोशिश करता है, जो हमारे संविधान ने बाबा साहब के माध्यम से इंश्योर किया है। बट अभी भी हम बहुत दूर हैं सिविल सोसाइटी के लीडरशिप के मामले में, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी के का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ट्रॉमा एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अनीता जी और बाकी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुद्दा आया हमारे संज्ञान में। यूथ ग्रुप और कॉलेज के साथियों के साथ मेरा काफ़ी अलग तरह का संपर्क है, लगभग 10-15 साल से, खास करके दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं के साथ। तो उनका एक आइसोलेशन, एक ट्रॉमा और एक नॉन रिकॉग्नाइजेशन का छटपटाहट है, जो बाकी सब पैनलिस्ट ने बोला। एक चकादौद की दुनिया में, एक एकेडमिक्स की दुनिया में आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप अच्छा नहीं बोल रहे हो, आप अच्छा नहीं लिख रहे हो, आपका सेंस ऑफ ड्रेसिंग इज नॉट गुड, यू आर नॉट पंक्चुअल। तो ये स्ट्रगल रहा है, और उसमें ट्रॉमा एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं जाऊंगा, फिर से बाकी वक्ताओं ने बोला है कि जो अल्टीमेटली जो हमारे छात्र छात्राएं अपने जान को दे देते हैं, वहाँ तक जाता है। तो एक सवाल पैदा होता है कि ये हम कलेक्टिव फेल हैं इसको रोकने में, इसको
पहले तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं एज ए सोसाइटी। इसे हम कैसे रोके या कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये पहला सवाल है। तो ये अनीता जी का प्रयास है कि कम से कम पहला एक स्टेप हुआ है कि इसमें हम बात करना शुरू किए हैं कि हम ट्रॉमा क्या होता है उस, और मैं नहीं जाऊंगा, हमारे प्रीति जी ने जो खुद एक साइको एनालिस्ट हैं और साइको सपोर्ट करती है, उन्होंने बड़ी विस्तृत रूप से बताया कि वो कैसे लोग कैसे ट्रॉमा को केयर करते हैं और कैसे ट्रॉमा को ट्रीट करते हैं। मगर उससे ज्यादा जरूरत है कि एक सॉलिडिटी और रिकॉग्निशन का जरूरत है कि जो कास्ट क्वेश्चन है और खास करके जो दलित और दलित महिलाओं का जो सवाल है उसको एज ए होल सोसाइटी को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और हमें आज भी याद आ रहे हैं जब मंडल कमीशन का एजिटेशन हुआ था तो काफी प्रोग्रेसिव और हमारे लेफ्ट लेखक को भी समझ में नहीं आया था कि कैसे रिस्पॉन्ड करे। वो भी एंटी रिजर्वेशन की बात करने लगे थे। तो ये ट्रॉमा को एड्रेस करने में भी हमें ज्यादातर एक बड़ा सॉलिडिटी ग्रुप बनाने का प्रयास करना पड़ेगा और कल्चरल और सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर को जोड़ने के साथ साथ एक फंक्शनल सॉलिडिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं और अगर कुछ प्रश्न हो या फिर कुछ और सवाल आया तो मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। थैंक यू तौकीर जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें उठाई और मुझे लग रहा है समाधान जो हमारे एक साथी कह रही है डॉक्टर कल्पना सिन्हा, जो जिनका मैंने यह प्रश्न लगाया हुआ है, और बहुत सारे सवाल आए भी हैं। वनकर जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी सवाल पूछा। लोग ज्यादातर जब दीपा कह रही थी कि हमें ये मानना पड़ेगा कास्ट है, बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कारण भी है, हम मानते कास्ट है तो उसका ट्रॉमा भी है। ठीक है, तो हम कैसे डील करें? मतलब जो बुद्धिज्म है वो एक तरह से बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे चीजों को ले जाता है कि हम एज ए पर्सनली हम अपने दुख से कैसे छुटकारा पाए, लेकिन हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, इस समाज में रहते हैं। इस समाज में जो हमें झेलने को मिलता है, इस सोसाइटी में जो हमारे साथ ऑपरेशन होता है, जो शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, उससे हम अकेले कैसे निकल सकते हैं जब तक कि एक दूसरी सोसाइटी हमारे साथ आकर के खड़ी नहीं होगी और ये करना बंद नहीं करेगी। तो वही मुझे जो समझ में आता है, जो हम चाहे जो प्रीति ने कहा कि जो रीजन जो प्रीति ने बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए और जो है वो बच्चों को शुरू से टीच किया जाना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनना चाहिए इशू। और जैसे उर्मिला जी ने कहा कि एक संगठन हो, एक चीजें शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से डिस्कस का कोई पॉइंट बनना चाहिए। और मुझे जहाँ तक समझ है कि जाति जो है वो दलित लोगों ने नहीं बनाई है, उसको थोपी गई है, तो ट्रॉमा भी थोपा हुआ है, तो ट्रॉमा किया जाता है। तो ये एक सामूहिक प्रयास ही हो सकता है जिससे हम निकले, जिसकी थेरेपी जो हमारे पास अब हमारे पास प्रीति जैसे थेरेपिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं उस पर, जो सोचते हैं। हमारे पास अब उस तरह हमारे लोग डॉक्टर्स हैं, निकल के आ रहे हैं, बहुत तरह के लोग, आज भी बहुत तरह के लोग जुड़े हैं। तो ये हमें इस पे हमारा अगला स्टेप तो यही हो सकता है कि हम मिलजुल के क्या कदम उठाएं ऐसा कि हम इस, जो बाबा साहब कहते थे कि जाति बीमारी है, डिजीज है, जाति इज ए मतलब कास्ट डिजीज है ना, डिसीज है तो उसका हमें ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, किसी भी बीमारी को हम छोड़ नहीं सकते। और ये तो इतनी ज्यादा भयंकर बीमारी है, कैंसर से भी ज्यादा बुरी बीमारी है। कैंसर के व्यक्ति को एक बार आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, लेकिन जाति जिसके अंदर यहाँ दिमाग पर है उसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। तो आज बहुत सारे सवालों पर चर्चा हुई है और बहुत मुझे लगता जी
एक जी आपने काफी अच्छा बताया, बट एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था। जो एक पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो कास्ट का, जो एक खास लोगों को फायदा देता है इस कास्ट सिस्टम को के बनाए रहने पे, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और जो जिस इकोनॉमी से एक खास लोग फायदा लेते हैं, बट जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो खास करके दलित समाज के लोग हैं, उनको न रिकॉग्निशन और उनको न उस प्रोडक्शन का और न उस उनके लेबर का उचित मूल्य मिलता है। इसीलिए उसको भी हमें समझने की जरूरत है साथ में। जी बिल्कुल तौकीर जी, और मुझे लगता है आज हमारी बातचीत इतनी सार्थक रही कि हमें 2 घंटे होने वाले हैं, मतलब लगभग होने वाले हैं। तो आज हमारे जो आज हमने जाति और ट्रॉमा पर थोड़ी गंभीरता से बात की, कल उसका एक नेक्स्ट फेज होगा। आज हमारे साथ उर्मिला पवार, प्रीति षणमुखप्रिया, कल्पना कन्ना बिरन, दीपा श्रावस्ती, तौकीर अली साबरी रहे। और मुझे लगता है कि पूरे 2 घंटे हमने ये चर्चा की कि ये ट्रॉमा क्या है, ये कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके सोल्यूशन क्या होगा। और मुझे लगता है कि सोल्यूशन में हमें और डीपली जाना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी कुछ चल रहा है, मतलब हम ये कहेंगे कि सोल्यूशन को लेके कुछ चल रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है, बहुत कम है। मतलब मैं ये कहूंगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक राई के बराबर है वो काम, एक छोटी सी बिंदी के बराबर काम है। और मैंने बीच में बोलते बोलते एक गलती कर दी थी, तो 22 प्रतिज्ञाओं की तरह मुझे कल छाया दीदी ने याद दिला दिया कि वो 22 प्रतिज्ञा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। आप सब मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हो सकेगा, जब 2 दिन का प्रोग्राम निपटेगा, तो अगर हम कोई एक छोटा समूह बनाना चाहे और हमारी ऑडियंस में से भी कोई जुड़ना चाहे, और मैं तो लोगों से अपील ये करूंगी कि किसी में अगर इतना साहस हो तो वो बढ़ के ये कहे कि मैं कास्ट को नहीं मानता, मैं कभी ट्रॉमा, मतलब मैं इस तरह का नहीं करूंगा, मैं माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, मेरे समुदाय ने, मेरी सोसाइटी ने, मेरी जाति ने बहुत अन्याय किया और मैं इस अन्याय के खिलाफ हूँ और मैं अन्याय नहीं करूंगा। काश कि कुछ ऐसा लोग निकल के आए, कोई समूह, कोई कुछ तरह के लोग निकल के आए जो इस बात को कहें और एक्सेप्ट करें कि हमसे गलती हुई थी, हो रही है, अब जो हो रही थी वो नहीं होगी। तो इस उम्मीद के साथ हम इस ब्रॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।